सभी सनातनियों को प्रणाम। जय श्री राम। मैं आपके साथ अमित सिंह चौहान। आज हम राजस्थान की महान ऐतिहासिक और पौराणिक धरती पर आए हैं, बयाना। बयाना जिस धरती का संबंध बाणासुर से है, बयाना जिस धरती का संबंध हमारे पौराणिक महत्व से है। और आज हम बयाना की नई तस्वीर आपके साथ ला रहे हैं, नया सौंदर्य आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गुर्जर जी। शैलेंद्र जी, आप बयाना की यात्रा और इसके महत्व को किस तरह से रेखांकित करेंगे? पहले तो मैं सबको जय श्री राधे कृष्णा कहूँगा और सब सनातन संस्कृति की जय हो। बयाना एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ कहते हैं बाणासुर राक्षस की बेटी उषा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र अनिरुद्ध, उनका प्रेम विवाह हुआ था। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाणासुर भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के जो बीच युद्ध हुआ था उसके भी कई अवशेष यहाँ आज भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि राणा सांगा और बाबर का युद्ध भी यहाँ सर्वप्रथम हुआ था। खानवा से पहले बयाना में युद्ध हुआ था जब बाबर युद्ध को हार गए थे। और नियर अबाउट एक सर्किल पड़ता है हिंडोन भरतपुर स्टेट हाईवे पर, वहाँ एक तलागनी मस्जिद है जहाँ बाबर जब युद्ध हार गए थे तो वहाँ उन्होंने शराब के प्याले तोड़े थे, वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। ये बयाना की धरती है जहाँ इतिहास किताबों में नहीं मिट्टी में सांस लेता है। हम यहाँ सिर्फ पॉडकास्ट करने नहीं आए थे, हम आए थे उन आत्माओं की पुकार सुनने जो आज भी इस भूमि में गूंजती है। कुर्सी पर बैठकर वीरता की बात करना हमें स्वीकार नहीं था, इसलिए हमने पॉडकास्ट रोका और चल पड़े उस दुर्ग की ओर जो राणा सांगा के शौर्य का साक्षी रहा। ये कोई लोकेशन नहीं, ये विजयगढ़ दुर्ग है जहां हर पत्थर आज भी राणा सांगा को सल्यूट करता है। जननी माँ है सबसे बढ़कर, पर तू है उससे भी बढ़कर, करना चाहूं तेरी सेवा तेरे ही परिवेश में रहकर। भारत भूमि सनातन संस्कृति, हम इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लिखते हैं और देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में सनातन संस्कृति है क्या और सनातन के पदचिन्ह कहां कहां पर है। आज हम एक ऐसी ही जगह पर पहुंचे हैं जहां सनातन की अलग जगी, लेकिन आज वो जगह अंधकार में है। कहीं ना कहीं उसकी जो विरासत है वो खो चुकी है। आज उसी विरासत को दिखाने के लिए हम बयाना पहुंचे हैं, एक ऐसे किले में जिसकी विरासत, जिसकी संस्कृति आज सनातन की अलग जगानी चाहिए थी, लेकिन आज वहां कहीं ना कहीं चिराग तले अंधेरे जैसा माहौल है। पग पग पे सवालात खड़े होंगे मुकाबिल, पग पग पे सवालात से लड़ना ही पड़ेगा। और माना कि कठिन काम है हालात से लड़ना, और जीना है तो हालात से लड़ना ही पड़ेगा। जब जब हालात बिगड़े हैं तो हमारे योद्धा लड़े हैं और लड़ करके उन्होंने विजय हासिल की है। हमारे साथ जो शख्स हैं उनकी कहानी निराली है, सामान्य नहीं है, क्योंकि एक लड़ाई से पहले इनको स्वप्न आता है, ख्वाब आता है, और स्वप्न में उन्हें जो दिखता है उसके बाद ये उस पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र रामस्वरूप गुर्जर जी हैं जो बयाना में पूर्व पार्षद थे। कैसे स्वप्न आते हैं आपको और कौन पुकारता है आपको, और यहाँ जो इस किले में जो परिवर्तन की एक धारा बही है वो कहाँ से निकली है, कहाँ से आपके पास आई? देखिए, सबसे पहले करीब 2010 और 2010 में मैंने इस किले के पर्यटक मानचित्र पर लाने के लिए एक संघर्ष कमेटी तैयार की थी, बयाना की जनता को जोड़ा था। लेकिन 2005-06 में मैं अपने पिताजी से कहता था कि पापा मेरे को पता नहीं, पुराने किले वगैरह ऐसी चीज़ें दिखती हैं और कई चीज़ ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा एक शिवलिंग भी है। तो उस स्थिति में सडनली मैं 2006 में अचानक
पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गया बयाना किले पर। रात को करीब 9 बज रहे थे, तो मुझे ये पता लगा कि मैं रात को ऊपर किले पर आ गया हूँ। उसके बाद हालांकि मेरे को वो शब्द नहीं आया, क्योंकि मैं उस जगह आ गया जहाँ मुझे कोई सनातन संस्कृति बुला रही थी, या फिर कोई हो सकता है कि इस क्षेत्र के वीर योद्धा मेरे को बुला रहे थे। तो उसके बाद फिर मेरे एक मिसाल के तौर पर या फिर एक संघर्ष के तौर पर मैंने धीरे धीरे अपने सभी साथियों को लेके बयाना किले की एक एक चीज़ को, एक एक कोने को ढूंढते हुए, यहाँ के इतिहास को ढूंढते हुए फिर मैं इस काम में लग गया। संघर्ष काफ़ी हो गया, 2010 से और 2025 हो गया, और यही है कि बयाना के अंदर कुछ ऐसा हो, ये पर्यटक स्थल घोषित हो, यहाँ पर्यटक आए, यहाँ के इतिहास को जाने, यहाँ के राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ उसके बारे में जाने, यहाँ क्या क्या चीज़ है, अच्छी अच्छी बावड़ियाँ हैं, यहाँ किले के अंदर बहुत कुछ राज छुपे हुए हैं। जौहर भी हुआ है यहाँ पर, बाबर और राणा सांगा का जो प्रथम युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध खानवा में हुआ था, उसके बाद यहाँ जौहर हुआ है। विजयपाल राजा रहे 933 ईस्वी में, गुर्जर प्रतिहार राजवंश काल का भी शासन रहा है। तो ये इतिहास जो छुपा हुआ है, उस इतिहास को देश की जनता के सामने, विश्व के पटल पर लाने का प्रयास चल रहा है। और इसमें जो मेरे को एनर्जी मिल रही है, मेरे को जो ताकत मिल रही है, कहते हैं ना कि ठाकुर जी या ईश्वर एक सनातन संस्कृति जोड़ने के लिए कोई ना कोई गुरु पैदा करता है। तो मेरे गुरु जिसको मेरे को दौड़ाने के लिए आदरणीय रुद्रनाथ महाकाल विशाल जी मेरी ज़िंदगी में आए, और मेरे को एक ऊर्जा मिली इस बयाना फोर्ट के लिए काम करने के लिए, एक शक्ति मिली। और आज जो भी है, जो आप नया इस यहाँ जो डिज़ाइन वगैरह देख रहे हैं, नया डेवलपमेंट देख रहे हैं, सब गुरुजी की देन और हमारी कोशिश लगातार, और यहाँ के जितने भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले कर्मचारी हैं वो लगातार साथ लेकर। बस अब अपील यही है कि बयाना की जनता, बयाना के जनप्रतिनिधि, स्टेट के जनप्रतिनिधि और हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भरतपुर जिले के ही हैं, उन्होंने भी इस किले को बारीकी से देखा है, क्योंकि वो करीब 4 घंटे तक लगातार इस किले में उन्होंने भ्रमण किया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसमें डेवलपमेंट करें, इसके पुरानी चीज़ों को निखार कर लाएं, जिससे बाहर के पर्यटक आएँ, यहाँ की संस्कृति को जानें, इस किले के इतिहास को जानें, और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़े, मेडिकल फैसिलिटी। कई बार ऐसी चीज़ होती है, जैसे अपन कोई चीज़ पर्यटक स्थल घोषित होती है तो उससे कई रोजगार बढ़ते हैं, नाम होता है। हालांकि आपने देखा होगा कई बार इंटरव्यू में, यूपीएससी के इंटरव्यू वगैरह में, आरपीएससी के इंटरव्यू पूछते हैं कि बोले बयाना का प्राचीन नाम क्या है। अधिकतर 90% लोग नहीं जानते। इसका प्राचीन नाम श्रीपत नगर है। अब यूँ तो बाणासुर नगरी भी कह सकते हैं आप, सोनितपुर नगर भी कह सकते हैं, बया पच्ची के नाम से बयाना भी पड़ गया। लेकिन बयाना जो नाम है, एक बहुत नकारात्मक बात कहूँगा मैं कि बयाना जो नाम है, बयाना नाम होना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से ऐसा लगता है एक शराब के नाम पर है। इसका नाम, प्राचीन नाम श्रीपत नगर ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। नील की खेती हुआ करती थी, आम के बाग बगीचे थे, कई चीज़ हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से और माननीय गुरुजी के संघर्ष और उनके साथ सानिध्य में मैं चाहूँगा कि बयाना किले का जीर्णोद्धार हो, पर्यटक स्थल घोषित हो, स्टेट की गवर्नमेंट से भी और केंद्र की गवर्नमेंट से भी, क्योंकि इतिहासों आस है कि 2014 के बाद केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जो पुरानी चीज़ों को खोज कर निकाल रही है और पुराने किलों को जीर्णोद्धार कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पर्यटन मंत्री की निगाह भी इस बयाना किले की तरफ जाए, ये पूरा आस है। जैसे कि सरकार की बात की, तो चाणक्य की भूमिका अक्सर जो है ना राजनीति की तरफ इशारा कर देती है, लेकिन संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संवर्धन, क्या इसके लिए एक विशेष गुरु की आवश्यकता नहीं है क्या इस देश को? गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन अक्सर मैंने जो अनुभव किया है, हम हरिद्वार जाते हैं, हम मंदिर मठों में जाते हैं, तो बहुत सारे जो साधु संत हैं उन्होंने भी जो है ना बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अक्सर मैं पाता हूं कि वो कहीं ना कहीं मंदिर और मठों में बैठे रहते हैं। ठीक है, राम कथा होनी चाहिए, भागवत होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे देश के जो साधु संत महात्मा हैं उन्हें अपने मंदिर और मठों से निकल करके ऐसे
और ऐसे क्षेत्रों की तरफ आना चाहिए जहां पर सनातन संस्कृति की विरासत जो हमारी है वो कहीं ना कहीं, जो हमारी धरोहर है वो कहीं ना कहीं दब रही है, कहीं ना कहीं खो रही है। हम ताजमहल को देखते हैं या मुगलों के उन जो महल हैं उनको देखते हैं, वो चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। सरकार, जैसे कि आपने सरकार काम कर रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को कुछ हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, उनके ऊपर ध्यान देने के लिए आपको नहीं लगता कि क्या किसी गुरु की भी ऐसी आवश्यकता है जो उनको दिशा निर्देशित कर सके, उनको भी बता सके कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं? देखिए मिश्रा जी, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कि आज की स्थिति को देखते हुए सनातन संस्कृति को, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार, उसके लिए गुरु की तो जरूरत है। और जो मैं किसी संत के बारे में कुछ नहीं कह रहा कि वो मठों में बैठे, हो सकता है वो अपने हिसाब से अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसे संत देखे हैं इन 12 साल में जो अपने आश्रम में ना बैठकर वहाँ जिस जगह गए, चाहे वो बयाना हो, चाहे करौली हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वृंदावन हो, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, वहाँ की संस्कृति को जनता के सामने, पब्लिक के सामने लाना चाह रहे हैं। उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना चाह रहे हैं। आज हमें हिंदुस्तान में ऐसे संतों की जरूरत है जो हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को वापस विश्व पटल पर ला सकें। और आज इसी की जरूरत है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी अभी हमारी संस्कृति से, हमारे जो पुराने ऐतिहासिक धरोहरों से, हमारे मंदिरों से बहुत कहीं दूर है। और ये काम सरकार को ऐसे संतों की जरूरत है, जैसे रुद्रनाथ महाकाल विशाल जी हैं, नबलापुरा आश्रम है, वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि अनंत क्षेत्र है हमारा ये। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बिल्कुल भगवान शिव के हाट की तरह दिखेगा। इसको पहाड़ेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो मंदिर हैं जिनको जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, ऐसे संतों की एक टीम बनाकर रेंट को उनको पूरा ताकत देनी चाहिए कि आप जाएं और जितने भी किले हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार हो। और संत ही कर सकते हैं, लेकिन काम सरकार को अपनी स्थिति के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट और प्रशासनिक नहीं कर पाता। और ये आपने बहुत अच्छा कहा कि यदि सभी संत मिलकर मठों से निकलकर हमारी संस्कृति को विश्व पटल पर लाएं, तो इससे अच्छा कोई भी काम नहीं है। बहुत एक छोटी सी बात है और बात बड़ी है। शब्द कम होते हैं लेकिन बात बड़ी कह दी जाती है। वही बात कहने जा रहा हूं, बहुत गौर करिएगा कि फिर से वो कर्णधार चाहिए, फिर से वो कर्णधार चाहिए। जरूरत आन पड़ी है और भारतीय अखंडता पर नजरें विदेशी गड़ी हैं और समाज टूट रहा है। हम फिर बिखर रहे हैं और लगता है स्वर्ण चिड़िया के पंख गिर रहे हैं। उन गिरे हुए पंखों को फिर से जोड़ने की आवश्यकता है। हमें फिर से जो है ना, अपने घरों से, मठों से, मंदिरों से, जहां जहां हम हैं ना, वहां से निकल करके ना एक शंखनाद करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं निकल सकते हैं ना, तो कम से कम तालियां बजाइए, हमारा उत्साह वर्धन करिए। अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं तो चेतना तो जगा ही सकते हैं, और उस चेतना का प्रभाव ये पड़ेगा कि हमें मजबूती मिलेगी, हमारे कदमों को ताकत मिलेगी, हमारी सोच को ताकत मिलेगी। और ऐसे काम जो कई सालों से अधूरे पड़े हैं, उनको साकार करने का हौसला हमारा बढ़ेगा। तो हमारे हौसले को बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए।